Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान जियोग्राफी, ये राजस्थान का भूगोल वन टॉपिक विथ 5 क्वेश्चन सीरीज हम यहाँ पर देख रहे हैं और ये 5वीं सीरीज चल रही है दोस्तों। और इस सीरीज में हमने कुल 5 क्वेश्चन लिए हैं, जिनमें राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों के नाम, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, इनके नाम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन है मरुस्थल क्या है, मरुस्थल के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखेंगे हम 33 सागर के प्रमाण, 33 सागर के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। और चौथा क्वेश्चन है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली की पर्वतमाला को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर विस्तृत रूप में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। देखिए यहाँ पर राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों के नाम है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। मरुस्थल प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इनके बारे में विस्तृत रूप में हम इनका क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि के बारे में जानेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करें मरुस्थल प्रदेश की, तो यहाँ पर देखो मरुस्थल प्रदेश के बारे में, जिसका क्षेत्रफल कितना है 61.11%। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये प्रतिशत है, 61.11% है ये मरुस्थल प्रदेश का क्षेत्रफल। और यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 40%। राजस्थान की 40% आबादी कहाँ पर है, अरे मरुस्थल प्रदेश में है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो याद रखें यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है बलुई मिट्टी, जिसे आप रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं। अगर ढाल की बात करें दोस्तों, तो याद रखें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इनकी ढाल है। मरुस्थल प्रदेश की जलवायु कौन सी है, मरुस्थल प्रदेश में जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क, ये 2 प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों याद रखें 33 सागर से इनकी उत्पत्ति होती है। कालक्रम प्लीस्टोसीन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम अरावली प्रदेश के बारे में देखते हैं, इनका क्षेत्रफल, जनसंख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पर अरावली प्रदेश की जो जनसंख्या है वो तो है 10%, और क्षेत्रफल की बात करें तो 9% आपको याद रखना है। अरावली प्रदेश में क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों याद रखें 9% क्षेत्रफल है और जनसंख्या 10% है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, पर्वतीय मृदा, वनीय मृदा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, पर्वतीय और वनीय मृदा। ढाल पार्श्विक की ओर, और जलवायु कौन सी है, उप आर्द्र जलवायु है यहाँ पर। और उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, इनकी उत्पत्ति होती है गोंडवाना लैंड से। और कालक्रम की बात करें तो दोस्तों प्री कैम्ब्रियन, याद रखें प्री कैम्ब्रियन। अब देखते हैं हम, ये तीसरा भाग है इसका, पूर्वी मैदान। राजस्थान का ये तीसरा भाग देखो यहाँ पर, पूर्वी मैदान, और इसका क्षेत्रफल कितना है 23%, जनसंख्या 39%। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मृदा भी बोलते हैं इसे। ढाल की बात करें तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ढाल है। और जलवायु कौन सी है, आर्द्र जलवायु। और उत्पत्ति 33 सागर से। कालक्रम प्लीस्टोसीन। चौथा भूभाग देखो यहाँ पर कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार। और इसके बारे में भी आपको यहाँ पर देखना है, क्षेत्रफल 6.89%, जनसंख्या 11% है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, अरे काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, जिसे आप रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मृदा भी बोलते हैं। ढाल की बात करें तो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी ढाल है। जलवायु कौन सी है, अति आर्द्र जलवायु है।
कालक्रम की बात करें तो यहाँ पर देखो ये कालक्रम नहीं है दोस्तों, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है। ये उत्पत्ति कहाँ से होती है इनकी, तो याद रखें ये उत्पत्ति है, इनकी उत्पत्ति यहाँ पर उत्पत्ति है ना। तो उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों इनकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, गोंडवाना लैंड से ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। कालक्रम की बात करें तो यहाँ पर जो ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है क्रिटेशियस, ये इनका कालक्रम है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये मैंने लिखा है ये, तो इसे देखो मरुस्थल का क्या मतलब होता है, तो मरुस्थल इनमें दो शब्द आपको दिखाई देते हैं, एक तो मरु और स्थल, जिसका अर्थ होता है मरु यानी मृत और स्थल का मतलब है भूमि यानी मृत भूमि। और मरुस्थल वह क्षेत्र है जो वनस्पति रहित होता है, वनस्पति रहित क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। और सकरा जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब भी मरुस्थल होता है। तो मरुस्थल के बारे में आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देखो मरुस्थल शब्द में दो शब्द है, मरु और स्थल। इनमें मरु का अर्थ है मृत और स्थल का अर्थ है भूमि, अर्थात मृत भूमि ऐसी भूमि जिस पर किसी प्रकार की वनस्पति का अभाव होता है, और वनस्पति रहित क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पर देखिए मरुस्थल रहित क्षेत्र को क्या कहते हैं, मरुस्थल। और मरुस्थल के लिए अरबी भाषा का शब्द है सकरा, जिसका अर्थ भी क्या होता है, मरुस्थल। अब यहाँ पर मरुस्थल के बारे में विशेषता देखते हैं, क्या विशेषता है मरुस्थल की। तो देखिए यहाँ पर वर्षा का अभाव होता है, मरुस्थल में क्या वर्षा होती ही नहीं है, बहुत कम वर्षा होती है। तो वर्षा का अभाव, खाद्यान्नों में कमी, वनस्पति की कमी, वन्य जीव अभ्यारण्य में कमी और भूमि में जैविक तत्वों की कमी। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में तापमान अधिक होता है और शीतकटिबंधीय मरुस्थल में तापमान में कमी होती है। इसके बाद में हम मरुस्थल का विस्तार देखते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। यहाँ पर देखो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है, जो उत्तरी अफ्रीका, फिलिस्तीन, अरब देश और पाकिस्तान तथा भारत तक विस्तारित है। और भारत में भी हमारे राजस्थान में कितना है, 61.11% भाग पर फैला हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक शब्द और देखना है, मरुस्थल मार्च, जिसे आप मरुस्थलीकरण भी बोलते हैं। इसका अर्थ देखो यहाँ पर कहते किसे हैं ये, तो देखो मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। और इसे ही क्या बोलते हैं, मरुस्थलीकरण। मरुस्थल का मार्च को ही क्या बोलते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थल का आगे बढ़ते रहना, इनका विस्तार दिनों दिन बढ़ते जाना, यही मरुस्थलीकरण है। तो मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये भी देखो यहाँ पर मरुस्थलीकरण के कारण, उत्तरदायी कारण, एक तो अतिचारण, पशुचारण, ये इनका एक मुख्य कारण है। वनों का कटाव, निर्वनीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ये सब इनके उत्तरदायी कारण है दोस्तों। अब मरुस्थलीकरण के कारण क्या परिणाम होता है, तो देखो इसके परिणाम स्वरूप मरुस्थलीकरण के बाद की स्थिति देखो, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो राज्य में औसत वर्षा के दिनों में कमी आई है, ये मरुस्थलीकरण के कारण ही क्या हुआ, राज्य में औसत वर्षा के दिनों में कमी आई। पहले देखो 101 दिन बरसात होती थी, लगभग 1973 में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1973 का समय, उस टाइम में औसत वर्षा के दिन कितने थे, 101।
फिर 1985 में औसत वर्षा के दिन 64 रह गई। अभी वर्तमान की बात करें तो दोस्तों औसत वर्षा के दिन 29, मात्र 1 महीना बरसात का रहता है। अब यहाँ पर देखो, जब तापमान में कमी या वृद्धि होती है तो अपक्षय की क्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको ये भी नोट करना है, जब तापमान में कमी या वृद्धि होती है तो अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय, अपक्षय ये क्या होता है? अपक्षय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना, ये अपक्षय की क्रिया है। हवाओं द्वारा मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना अर्थात मरुस्थल विस्तार का होना। अब यहाँ पर देखो, छोटा जो ये परिणाम है इसका, भूक्षरण एवं गाद में वृद्धि, क्षारीयकरण में वृद्धि, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं अपन किसकी, मरुस्थलीकरण की समस्या के निदान के लिए क्या उपाय किए गए हैं या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, मरुस्थलीकरण की समस्या के निदान के लिए उपाय, मरुस्थल प्रसार रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 में 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण प्रसार को रोकने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाया इन्होंने, 1994 के अंदर 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित कर दिया गया। और इसे मनाना कब शुरू किया फिर, तो 1995 से इसको मनाने लगे। 17 जून 1995 में पहली बार मरुस्थलीकरण दिवस मनाया गया। 29वां मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून 2023 को मनाया गया दोस्तों। और इसकी थीम थी, क्या थीम थी इसकी, उसकी भूमि उसके अधिकार। 30वां मरुस्थलीकरण दिवस ये कब मनाया जा रहा है, तो याद रखें यहाँ पर 30वां मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून 2024 को। मरुस्थलीकरण की समस्या के निदान देखो यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मरुस्थलीकरण को रोका जाए, मरुस्थल के प्रसार को रोका जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, एक तो वृक्षारोपण करो, अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। और दूसरा उद्यानिकी एवं सामाजिक वानिकी का विकास करना। शेल्टर बेल्ट, तीसरा क्या है, शेल्टर बेल्ट कार्यक्रम विकास करना। चौथा है शुष्क कृषि प्रणाली तकनीकी का विकास करना। यहाँ पर देखो 5वां क्या है, सिंचाई साधनों का उचित तरीके से प्रयोग करना और जल का उपयोग, विदोहन प्रबंधन संतुलित हो, चारागाहों पर दबाव कम करे, चराई को क्षमतानुसार निश्चित किया जाना चाहिए, ये 7वां है। अब यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया, तो मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आप देखते हैं एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तीसरा क्वेश्चन है 33 सागर का प्रमाण। अब यहाँ पर हम 33 सागर का प्रमाण के बारे में जानने वाले हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें, औषधि चट्टानों की प्रधानता जिसके कारण कोयला खनिज तेल मिलते हैं, परंपरागत संसाधनों की प्रधानता जैसे कोयला खनिज तेल पेट्रोल डीजल, और बाड़मेर के गुड्डामलानी क्षेत्र में तेल के भंडार मिले जो विश्व में सबसे कम गहराई के तेल भंडार है। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, यह चौथा क्वेश्चन है। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 75,000 वर्ग किलोमीटर। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है। और याद रखें अर्ध शुष्क मरुस्थल किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पर शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य का जो भौतिक प्रदेश है उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। यह शुष्क प्रदेश 25 सेमी समवर्षा और अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है।
तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। यह शुष्क प्रदेश 25 सेमी समवर्षा और अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है। दोस्तों आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पर 3 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, अरावली पर्वतमाला को उत्तरी, मध्य मेरवाड़ा खंड, दक्षिणी भागों में विभाजित किया जाता है। इस चित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से देखो, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, इसको 3 खंडों में, 3 भागों में विभाजित किया गया। एक तो उत्तरी और मध्य मेरवाड़ा खंड और ये दक्षिणी। अगर उत्तरी की बात करें, उत्तरी खंड की, तो इसमें आपको 2 भाग देखने को मिलेंगे। एक तो शेखावाटी क्षेत्र आएगा, दूसरा पूर्वी पहाड़ियां आ जाएगी। इसमें शेखावाटी में सीकर झुंझुनू जिले आते हैं, पूर्वी पहाड़ियां इसके अंतर्गत आपको जयपुर अलवर देखने को मिलेंगे। मध्य मेरवाड़ा खंड की बात करें तो इसमें अजमेर राजसमंद आएगा। और दक्षिण की बात करें, दक्षिणी खंड की, तो यहाँ पर देखो, एक तो आबू खंड और दूसरा मेवाड़ खंड आएगा। मेवाड़ खंड, आबू खंड में सिरोही और मेरवाड़ा खंड में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। ये सब आपको जिले याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज राजस्थान भूगोल की 1 टॉपिक विथ 5 क्वेश्चन वाली, और ये सीरीज है 5वीं। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और ये क्लास आप मित्रों के साथ, अपने क्लास साथी के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस क्लास का फायदा उठा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।